Hello 12th class students, this is Mehak Khurana and today I am here with a new video of electrostatics. In the last video we have discussed Coulomb's law, dielectric constant and Coulomb's law in vector form. These things we have discussed in the last video. Now we will start with the next topic of this unit. That topic is relative permittivity, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी या इसका चौथा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट. दीज आर द फोर नेम्स ऑफ ए सिंगल क्वांटिटी. इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं. तो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे भी हमने एक छोटा सा एक फॉर्मूला ही किया था. यहाँ पर भी एक छोटा फॉर्मूला ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर रखा है और ज्यादा देखेंगे कैसे. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी or specific inductive capacity or dielectric coefficient is given by the ratio of absolute permittivity of the medium की permittivity to the permittivity of free space. The ratio of absolute permittivity of the medium to the permittivity of free space, thus this ratio will gives us relative permittivity. इस रेशियो को हम relative permittivity बोलते हैं. देखिए यहाँ पर अब आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन आर है. एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल होता है. दैट इज इक्वल में एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. दिस रेशियो विल गिव्स अस रिलेटिव परमिटिविटी. इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो सिंबल होता है वो कैपिटल के होता है. तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल में कैपिटल के इज इक्वल में एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी. अब यहां पर इसके बाद इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस इन दैट मीडियम. देखिए बेटा, देखिए अगर मैं देखो अभी मैंने ऊपर पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होती है. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. इसी फॉर्मूले को एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं. दैट इज, अगर दो चार्ज मैंने मान लो Q1 और Q2 लिए और उन दोनों चार्जेस को r डिस्टेंस के सेपरेशन पर वैक्यूम में रख दिया और उन दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर लिया. दैट फोर्स इन वैक्यूम इज Fv. वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. बिल्कुल सही बात है. अच्छा, अगर उन्हीं दोनों फोर्सेस को मैं किसी मीडियम में रखता हूं तो उस केस में K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होगी, नॉट एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा, फोर्स इन वैक्यूम जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और जो फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो सब कुछ कट जाएगा. सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 1 बाई एप्सिलॉन और यहाँ पर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट. तो उसको ऊपर रीअरेंज करूंगा तो ऊपर एप्सिलॉन हो जाएगा और नीचे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. तो यही तो आ जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट. और एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन आर. इसीलिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला और लिखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का या रिलेटिव परमिटिविटी का. दैट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द force between the two charges in medium. This ratio will gives us the value of relative permittivity या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है. आपको दिख भी रहा है कि ये रेशियो है, फोर्स का रेशियो है. दोनों ऊपर भी न्यूटन है, नीचे भी न्यूटन है, तो इसीलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है. ठीक है बेटा, समझ में आ गया. दिस इज द न्यू फॉर्मूला फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी. दिस वाज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. सो now we will come to the next topic. Next topic of this part of electrostatic is, in the very first video I have discussed कि हम पहला पार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. तो ये उसका लास्ट टॉपिक है बेसिकली पहले पार्ट का. तो फर्स्ट पार्ट का ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो बेसिकली जो मैं आपको पहले बता देता हूँ इसको पढ़ने से पहले, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जब हम चार्ज किसी बॉडी पर बनाते हैं तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उस बॉडी पर.
हमने किसी बॉडी पर चार्ज बनाया तो वो चार्ज क्या हो गया, उस बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, दो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे नेचर में होता है, दो टाइप का नेचर में होता है, और वो होता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने इस यहाँ पर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मेरे नोट्स में भी नहीं है, बिकॉज discrete charge distribution is not in the 12th class syllabus. Only continuous charge distribution is there. That's why I have only written continuous charge distribution. तो अब देखिए बेटा, continuous charge distribution क्या होता है? Any charge which covers a space with dimension much less than its distance away from an observation point can be considered a point charge. देखिए, कोई भी एक चार्ज है एक स्पेस के अंदर जिसका कुछ डायमेंशन है, वो बहुत कम है देन इट्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट कैन बी कंसिडर ए पॉइंट चार्ज। देखो, सबसे पहले इन्होंने ना पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन दे रखी है। किसी एक चार्ज को मैं पॉइंट चार्ज कब कह सकता हूं कि जब, देखिए, अगर मान लो एक बहुत बड़ा स्फेरिकल बॉडी है और वो, उसको मैं पॉइंट चार्ज कह सकता हूं क्या, नहीं कह सकता। देखो, उस एक बहुत बड़ी स्फेरिकल बॉडी को भी मैं पॉइंट चार्ज कह सकता हूं। मान लो ये एक स्फेरिकल बॉडी है, मान लो ये स्फेरिकल बॉडी है, मान लो ये स्फेरिकल बॉडी है, कोई भी कहीं पे भी कंसीडर कर लो उसको, बहुत बड़ी स्फेरिकल बॉडी है, लेकिन उससे बहुत दूर जाकर अगर मैं उसी स्फीयर को देखूंगा तो वो मुझे पॉइंट नजर आएगा। तो इसी ने यही बोल रखा है कि एनी चार्ज विच कवर्स ए स्पेस विद डायमेंशन, जो कुछ स्पेस कवर कर रहा है जिसका कुछ डायमेंशन है, मच लेस देन इट्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उससे बहुत ज्यादा कम है उसके डायमेंशन, उसका साइज, तब हम उसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। समझ में आ गया? जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हमारे और स्टार के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें स्टार पॉइंट नजर आते हैं। एक्चुअली जो स्टार होते हैं दैट इज वेरी वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स, बट हम बहुत ज्यादा दूर है तो हमें वो पॉइंट नजर आते हैं। तो वही बात है, पॉइंट चार्ज वो होता है अगर उस चार्ज का जो भी डायमेंशन है वो हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट और उसके बीच की जो डिस्टेंस से बहुत ज्यादा कम है अगर, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा। इसके बाद आ जाता है सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस चार्ज इज सेट टू फॉर्म ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बेटा, एक क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस है, एक ऐसा सिस्टम जो क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस का सिस्टम है जिसमें सारे चार्जेस बहुत ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड हैं, उस सिस्टम को हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसको ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी एक सरफेस के ऊपर क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी एक सरफेस के ऊपर, तो उसको हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब कंटिन्यूस है, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। इट इज यूजफुल टू कंसिडर द डेंसिटी ऑफ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज वी डू फॉर डेंसिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। देखिए, अब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगा हमें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। एनी चार्ज विच कवर्स स्पेस हमने पढ़ लिया, पॉइंट चार्ज होता है। और जो क्लोजली स्पेस चार्जेस होते हैं, एक सिस्टम जिसमें क्लोजली स्पेस चार्जेस हो, इज सेट टू फॉर्म ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इट इज यूजफुल टू कंसिडर द डेंसिटी ऑफ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज वी डू फॉर डेंसिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एटसेट्रा। जो हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की पहले भी डेंसिटी निकाल चुके हैं, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की भी डेंसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। तो तीन डेंसिटीज होती हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, बिकॉज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी। इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्ट्रेट लाइन और ओवर द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे या एक स्ट्रेट लाइन पर अगर चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओवर द एज ऑफ ए क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड के एज पर, एटसेट्रा, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रही है आपको बात? देखिए, अगर कोई चार्ज किसी एक स्ट्रेट लाइन पर और ओवर द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल और ओवर द एज ऑफ ए क्यूबॉइड, देखिए क्यूबॉइड के जो एजेस होते हैं, एजेस पे, फेस पे नहीं, एजेस पे अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
एक स्ट्रेट लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक सर्कल हो उसके सर्कमफेरेंस पे हो, एक क्यूबॉइड जो होता है उसके एजेस पे हो, तो अब हम उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मान लो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है वो एल है। देखो यहाँ पर दिखा रखा है, ये स्ट्रेट लाइन दिखा रखी है यहाँ पर। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मान लो टोटल चार्ज क्यू है और इस स्ट्रेट लाइन की टोटल लेंथ एल है, तो हम बोलेंगे चार्ज इसके ऊपर कितना है पर यूनिट लेंथ, दैट विल गिव्स अस लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अगर मान लो स्मॉल, इसका हमने स्मॉल पार्ट ले लिया जिसपे चार्ज dq है, लेंथ dl है, तो उस केस में dq बाई dl हो जाएगा। तो चार्ज अगर कैलकुलेट करना है इसमें, देखिए dq इज इक्वल में लेमडा dl हो जाएगा। dq इज द स्मॉल चार्ज। अगर मुझे पूरा चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पर q इज इक्वल में इंटीग्रेशन लेमडा dl, दिस इज टोटल चार्ज ऑन दिस लाइन। इस लाइन के ऊपर टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गया आपको बात? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज जितना भी इस लेंथ पर है पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट बॉडी। अगर मान लो यहाँ पे सर्कल होगा, सर्कल के ऊपर, यहाँ पर मान लो सर्कल के ऊपर हमने क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके सर्कमफेरेंस पे, तो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? बाय सर्कमफेरेंस की लेंथ। सर्कमफेरेंस की लेंथ आपको पता है कितनी होती है? 2 पाई आर। तो क्यू अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। इसके बाद आ जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एक सरफेस एरिया, एक सरफेस एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जब किसी एक सरफेस एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, देखिए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस एरिया, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। देखिए बेटा, अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये एक सरफेस है, मान लो ये कंप्लीट एक आपको सरफेस दिख रहा है यहाँ पर साइड में डायग्राम में। इसके ऊपर मान लो क्यू चार्ज है और इसका सरफेस एरिया एस है, तो हम इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। कैसे कैलकुलेट की जाएगी? चार्ज जो इसके ऊपर है पर यूनिट इसका एरिया एस। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट होगी कूलॉम चार्ज की, और बाय में एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसका एक छोटा सा पार्ट लूं डीक्यू, जिसपे चार्ज हो और जिसका एरिया डीएस हो, तो सिग्मा, सिग्मा जो इसका सिंबल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, वो क्या हो जाएगा? डीक्यू बाई डीएस। और यहां से अगर मैं डीक्यू डीएस को इधर ले जाऊं तो सिग्मा डीएस हो जाएगा डीक्यू, और फिर इंटीग्रेट करने पर क्यू इज इक्वल में आ जाएगा सिग्मा डीएस। और यहाँ पर एस लिखने का मतलब कंप्लीट सरफेस के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। आई विल कम द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा? इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम, अगर चार्ज एक वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो कंप्लीटली क्लोजली स्पेस्ड, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रही है? अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती है, अब देखो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अगर चार्ज एक वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए अब या मान लो ये एक क्यूबॉइड है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है पूरे क्यूबॉइड के ऊपर, और इसकी वॉल्यूम है वी, तो हम इसको बोलेंगे कि इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? रो से। वो क्या होगी? इसके ऊपर जो चार्ज है बाय में इट्स वॉल्यूम। इसने वॉल्यूम के लिए सिंबल ले रखा है टॉ टाइप, तो डोंट गेट कंफ्यूज, आप वी भी लिख सकते हैं। तो क्यू अपॉन वी, मैंने आपको वी बोला है तो वी लिख सकते हैं आप। इसने क्यू अपॉन टॉ लिखा है, टॉ वी के लिए लिख रखा है वॉल्यूम के लिए, तो डोंट वरी, आप यहाँ पर वी भी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो जो होगा वो क्यू अपॉन वी होगा, और रो इज इक्वल में डी क्यू बाई डी वी होगा। डी क्यू, देखो अगर मान लो मैं इसी क्यूबॉइड का एक छोटा सा पोर्शन ले लेता हूं जिसपे चार्ज है डी क्यू और जिसकी वॉल्यूम है डी वी, तो रो होगी डी क्यू बाई डी वी। तो डी क्यू इज इक्वल में रो डी वी हो जाएगा, और अगर मैं पूरी वॉल्यूम वी के लिए अगर इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेट रो डी वी, दैट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज। दिस इज complete description about first part of the electrostatics. We have discussed all.
हमने इस फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा है, अब मैं एक बार आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता, ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। हमने इस चैप्टर में अभी तक जो पढ़ा है, हमने इसमें सबसे पहले पढ़ा है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज, चार्ज के टाइप्स। उसके बाद हमने पढ़ा चार्ज की प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमने पढ़ा कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बाद हमने पढ़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हमने अब लास्ट टॉपिक पढ़ा है various type of charge distributions and volume charge density, surface charge density and linear charge density. This we have discussed till now in this unit. In the last video of this unit, I think जब मैंने उसको WhatsApp पे सेंड किया, तो जो फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में मैंने आपको सेंड की थी वो वीडियो, दैट फॉर्मेट आई थिंक वो आपको शायद से डिस्टर्ब्ड वीडियो लगी होगी, मुझे जहां तक लगता है। मैंने जिस फॉर्मेट में आपको देखो, मेरे फोन में जब मैं उसको ऑपरेट करता हूं तो दैट इज बिल्कुल करेक्ट, हम मुझे ऑपरेट होती है। लेकिन जब मैंने व्हाट्सएप पे उस चीज को सेंड किया, तो ड्यू टू रॉन्ग फॉर्मेट, वो जो फॉर्मेट था वो वेब एम फॉर्मेट था, जिस फॉर्मेट में मैंने आपको सेंड की थी, उस फॉर्मेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी उस वीडियो में। तो उस डिस्टर्बेंस को ओवरकम करते हुए मैंने अब उसको मैंने अपने फोन से यूट्यूब में डाल के आपको लिंक सेंड करूंगा। द न्यू लिंक विल बी सेंड टू यू ऑफ दैट वीडियो ऑल्सो। तो आपको ये वीडियो पढ़ने से पहले वो वीडियो पढ़नी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले वो दोबारा पढ़ेंगे, वो पहले थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी उसमें, आई नो दैट। तो उसको आप दोबारा पढ़ेंगे, 25 मिनट की वीडियो थी, तो उसके बाद आप ये पढ़ेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। थैंक्स अ लॉट and do subscribe my channel also of YouTube. I will send the link to you, and do subscribe, like and share my videos. Thanks a lot.